इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे कि बहुत टफ चैप्टर है या फिर इसका जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा टफ होता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। उससे पहले हम लोग केवल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके रिजल्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हम केवल एक्सपेरिमेंट देखें, बाद में जब इसके रिजल्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे तो हम बहुत आसानी से इस पूरे के पूरे एक्टिविटी को समझ पाएंगे। ये दूसरा सेकेंडरी कॉइल है जिसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है। ये दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ किसी तरह के कोई कनेक्शन में नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है, करंट के फ्लो करने से ये दोनों केसेस में बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो ग्लो करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट प्रॉपर्ली करंट जनरेट हुआ था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? हम लोग सबको जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जरूर सुने होंगे। कब? जब हम लोग कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनविजिबल इमेजिनरी लाइन से जो स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से जाता है साउथ पोल तक आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल तक जाता है। इस बॉटल का एक छोटा सा एरिया अगर हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे ये छोटा सा एक एरिया कंसीडर कर लें, तो इस एरिया, छोटे से एरिया का अगर एरिया है मान लीजिए ds, मैग्नेटिक फ्लक्स को जिस तरह से वर्ड में डिफाइन किए थे अब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। वर्ड में कैसे डिफाइन किया गया था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस। यहाँ पर ये जो सर्कुलर घूमता हुआ करंट है इसको हम थंब से इंडिकेट करेंगे? नहीं, इसको हम 4 फिंगर से इंडिकेट करेंगे। वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन सेशन ऑफ द मार्कर। तो आज हम अपने फिजिक्स क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे कि बहुत टफ चैप्टर है या फिर इसका जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसमें कई सीन्स हैं। तो हम लोगों को बेसिकली इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे, कुछ एप्लीकेशंस को भी हम लोग समझ पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को भी समझ पाएंगे, लॉट्स एंड हॉट्स मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इसी को हम शॉर्ट में EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोगों को देखना यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ EMF और करंट। ठीक है, हम क्या करते हैं? EMF या करंट को जनरेट करते हैं। लेकिन ये जनरेशन होता कैसे है? क्या ये वही कन्वेंशनल मेथड है? नहीं, ये कन्वेंशनल मेथड से नहीं होता है। जनरेशन ऑफ EMF और करंट हम लोग तब यहां पर मतलब ये जनरेट तब हो सकता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन या ओरिएंटेशन को चेंज करें। इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक और फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स हैं। चलिए पहले हम लोग उन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं, वो आप देखते हैं यहां पर। तो ये देखिए एक कॉइल, ये है एक कॉइल। ये जो कॉइल है इसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। ठीक है, इस कॉइल में हम लोग बैटरी लगा देंगे, लगा दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल। नेक्स्ट, उसी के बगल में एक सेकेंडरी कॉइल रख दिया जाए, और यहां पर हम लोग बल्ब लगा देते हैं। यहां तक तो सब कुछ अच्छा है। इसका नाम हम लोग रखेंगे सेकेंडरी कॉइल और ये है बल्ब। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किस तरह से बताते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग केवल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके रिजल्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हम केवल एक्सपेरिमेंट देखें, बाद में जब इसके रिजल्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे तो हम बहुत आसानी से इस पूरे के पूरे एक्टिविटी को समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये है प्राइमरी कॉइल जिसमें बैटरी है और एक की है। ये की आप देख सकते हैं ओपन की है, क्लोज नहीं किया गया है। ये दूसरा सेकेंडरी कॉइल है जिसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है। ये दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ किसी तरह के कोई कनेक्शन में नहीं है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। हम जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं ये बल्ब एक बार ग्लो करता है फिर बुझ जाता है। ठीक है, फिर हम जैसे ही इस स्विच को ऑफ करते हैं ये बल्ब फिर से एक बार ग्लो करेगा और बुझ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम बाद में जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। देखिए ये है एक और कॉइल, देखिए ये कॉइल है, इसमें बल्ब लगा दिए, इसमें कोई करंट का सोर्स या जनरेशन सोर्स नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक बार मैग्नेट लगा देते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सो बाय फेसिंग दिस द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जोर से, एकदम जोर से इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाएंगे। हम जैसे ही ये एक्टिविटी करते हैं, ये छोटा सा जो बल्ब है ये जल उठता है, तुरंत ग्लो करेगा, ग्लो करके फिर ये खत्म, बुझ जाएगा। अगर इसको हम यहां पास तक लाते हैं तो ये एक बार ग्लो करेगा और फिर खत्म। अगर हम इसको दूर ले जाते हैं, इसको जोर से दूर ले जाते हैं, तब भी ये बल्ब एक बार ग्लो करता है और फिर खत्म, बुझ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखिए, हम जिस सर्किट में बल्ब कनेक्ट करके रखे हैं, क्या उस सर्किट में करंट डायरेक्टली फ्लो हुआ? नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां तो करंट का कोई सोर्स भी नहीं था। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है, करंट के फ्लो करने से ये दोनों केसेस में बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो ग्लो करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट, प्रॉपरली करंट जनरेट हुआ था। जिस मेथड से ये करंट जनरेट हुआ है उस मेथड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम इसके एनालिसिस पार्ट में आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जो जनरेटेड करंट और जनरेटेड ईएमएफ है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, उस करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, इसको डिटरमाइन करना हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है। तो कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी क्रिस्प एंड क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होता है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये भी कितने पक्के रंग का चढ़ा है कि अभी तक ये ईएमआई मिटने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके दिमाग से तो ये नहीं ही मिटेगा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि दो एक्टिविटीज क्या है, उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब कि पढ़ने के पहले की जानकारी, इसको प्री रिक्विजिट्स कहते हैं। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सबसे पहला पार्ट है जिसे हमको देखना होगा या समझना होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, हम लोग सबको ही जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जरूर सुने होंगे। कब? जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उस जगह पर हम लोगों ने जब गॉसेस लॉ को डिस्कस किया था, तब भी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल के कुछ होता है। तो पहले पानी पी लेता हूं, फिर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की चर्चा करेंगे परपेंडिकुलरली। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है जिसमें यहां पर हमने नॉर्थ पोल रखा है और मैग्नेट का ये साउथ पोल है। ठीक है, ये साउथ पोल है। उसी तरह से यहां भी हम एक मैग्नेट मान लेते हैं जिसमें कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब हम जानते हैं कि दो बार मैग्नेट अगर रख दें तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम इमेजिन कर सकते हैं जो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल तक जाता है आउटसाइड द मैग्नेट। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे एक्सटर्नली बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस है, जो स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से जाता है साउथ पोल तक आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल तक जाता है इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अगर देखना चाहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के थ्रू देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को देखना होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुआ है नॉर्थ पोल से आउटसाइड द मैग्नेट और जा रहा है साउथ पोल तक। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को
अगर हम किसी सरफेस एरिया से पार होने दें परपेंडिकुलरली, तो हम कहते हैं यहां पर फ्लक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है। इस एरिया को आप सामने से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक लाइन। ठीक है, अच्छी बात। तो अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, एक लाइन। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देख रहे हैं ना, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया। नाउ ये एरिया तो है, ये तो एरिया है, ये एरिया मान लीजिए ए है, ये एरिया क्या है, ए। और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह लीजिए, सब कुछ एक ही टर्म है जो बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड बोल के हम लोग काम चला लेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया से, इस एरिया से परपेंडिकुलरली जा रहा है। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर टर्म है इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। वो क्या? वो है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये एरिया को आप ऐसे देख रहे हैं, तो आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो आपको एक लाइन दिख रहा होगा यहाँ पर। इस एरिया से कहीं भी आप अगर एक परपेंडिकुलर, कैसा परपेंडिकुलर, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल या परपेंडिकुलर, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल या परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर या नॉर्मल को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। किसी भी एरिया में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है। यहां सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एरिया वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। एरिया अगर ए है तो एरिया वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको और भी बहुत सारे तरीके से दिखाया जा सकता है। एग्जांपल के लिए देखिए, ये बॉटल है, इस बॉटल का एक छोटा सा एरिया अगर हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे ये छोटा सा एक एरिया कंसीडर कर लें, तो इस एरिया, छोटे से एरिया का अगर एरिया है मान लीजिए ds, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं तो ये नॉर्मल अगर आउटवर्ड है तो इसका नाम होगा ds वेक्टर। ऊपर में हम लोग एरो का सिंबल देंगे, ds वेक्टर। ठीक है, इसी को हम एरिया वेक्टर करेंगे ऑन दिस सरफेस। तो अब हम एरिया की जगह एरिया वेक्टर टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एरिया परपेंडिकुलर था तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पैरेलल होगा कि नहीं? तब हम लोग अब मैग्नेटिक फ्लक्स को जिस तरह से वर्ड में डिफाइन किए थे अब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। वर्ड में कैसे डिफाइन किया गया था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलरली पार नहीं हुआ तो, अगर ये परपेंडिकुलरली पार नहीं हुआ तो हम इस परपेंडिकुलरली टर्म को ही हटा देते हैं। अगर ये परपेंडिकुलरली पार नहीं हुआ तो क्या होगा? चलिए देखते हैं भाई। मान लीजिए एरिया ऐसे रखा हुआ है, ये जो आप पेपर देख रहे हैं ना, ये पेपर ऐसे नहीं, ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, और इसमें ये एरिया है ये, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पार हो रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एरिया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके बीच का एंगल मान लीजिए आप 120 डिग्री है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी देखिए। हम लोग पहले यहां पर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एरिया वेक्टर ड्रॉ किए जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। हो गया।
तो इसको हम एरिया वेक्टर ए वेक्टर कह दें। तो अब एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री था, उसमें ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना एंगल हुआ? 30 डिग्री। तो अब एक बात बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। सो हियर वी आर इन दिस सिचुएशन टू डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टूल। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पर बी सबस्क्रिप्ट भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली हम बी डॉट ए से डिनोट करते हैं, बी डॉट ए। तो ये बी डॉट ए जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। जहां पे ये थीटा क्या है, तो ये बात एकदम जहन में उतार लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, कभी मत भूलिएगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। याद रहे, दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया, ये है 150 डिग्री। हम अगर आपसे पूछते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, और अगर आप बोलते हैं कि ठीक है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, इसके बीच का एंगल है 150 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे बी ए कॉस 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 150 डिग्री या 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। 150 degree means it is the angle between magnetic field and area vector, but we need not to have this। हमको ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं कि ये जो एरिया है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसका नाम ए वेक्टर रख देंगे। अब देखिए ये पूरा 150 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। हम यहां पर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहां पे आसानी से लिख सकते हैं बी ए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 बी ए बाई 2। दिस इज फ्लक्स इन दिस केस। तो इस तरह के ट्रैप में कभी मत आइएगा जहां पर बोला जाता है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज 150 डिग्री, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो यहां पर 150 डिग्री नहीं लिखना है, बिकॉज दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट द एरिया, नॉट जस्ट एरिया, दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये प्रॉपरली समझाना हो तो भी हम इसको एक बार एक एग्जांपल से समझाते हैं, मैथमेटिकली भी और फिर पिक्टोरियली भी। चलिए, अगर आप सिंपली ये कह दें कि दिस इज द एंगल, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया, तो भी चलेगा। ठीक है, बट मैथमेटिकली ये थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, इसीलिए हम परपेंडिकुलरली टर्म लगाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक चीज देखिए, ये है एरिया। आप इस एरिया को ऐसे देखिएगा तो आपको दिखेगा एक लाइन, ध्यान से देखिए, यही वो लाइन है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया 3, तो यहां पर फ्लक्स होगा कुछ। फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया। अब हम इस एरिया को ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे, ऐसे। ठीक है,
तो ये जो था इसी को हम ऐसे रख दिए, और थोड़ा सा रुक जाइए एक सेकेंड, और थोड़ा सा इसको हम लोग टर्निंग करा देते हैं, और थोड़ा सा टर्न, हाँ। तो यहां पर आप देखिएगा, ये है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब एक बात बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को पार कर रहा था, उस समय इस एरिया को 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार किया। यहाँ पे फ्लक्स मान लीजिए 3, अब हम इस एरिया को घुमा दिए, तो इस एरिया से अब एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार कर रहा है, तो फ्लक्स कम हो गया, मान लीजिए 1। फिर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और जो ऐसे एरिया था वो यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो उसका मतलब हुआ कि अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा 0। फ्लक्स हो जाएगा 0। ये पिक्टोरियली हो गया। हम लोग क्या बोले थे? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया। परपेंडिकुलरली टर्म हम लोग अभी फिलहाल हटा देते हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है 3, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। हम एरिया को जैसे ही ऐसे करके घुमा दिए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया 1, कम हो गया। इसको और घुमाते घुमाते हम इतना घुमा दिए कि अब देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच क्रॉसेस थ्रू दिस एरिया, सो देयर इज नो फ्लक्स। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, ये है फर्स्ट केस, ये है सेकेंड केस। चलिए देखते हैं पहला केस। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया। एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया एरिया वेक्टर। तो यहां पर फ्लक्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बी ए कॉस 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हुआ? बी ए, खत्म। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। यहां पर देखते हैं, मान लीजिए ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल है 150 डिग्री। कितना है? 150 डिग्री। हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया एरिया वेक्टर, और ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। टोटल एंगल कितना था? 150 डिग्री, जिसमें ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, जो बचा वो क्या है? 60 डिग्री। ठीक। तो यहां पर भी अब हम यही रूल लगाते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए बाई 2। यहां पर देखिए फ्लक्स कम हो गया। अब इधर आते हैं, देखिए यहां पे ध्यान से, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया है और ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर। दिस टाइम magnetic field line and area vector are at 90 degree, are perpendicular or normal on each other. So this is total flux. वैसे भी हम लोगों को पता चल रहा था कि अगर ऐसे हम लोग रख दें तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया को पार नहीं करेगा। नहीं पार करेगा तो पिक्टोरियली भी 0 और मैथमेटिकली भी 0। दिस इज हाउ वी कैन इजिली एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो क्या है? वो है इसके यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग इसके यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप यहां पर देखिए, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक बताने के लिए यहां पर बी लिख देते हैं सब्सक्रिप्ट के तौर पे। ये होता कितना है? बी डॉट ए। यहां देखिए बी,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और ये है एरिया जिसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर या इसी को हम लोग वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, अदरवाइज इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेबर। यहाँ टेस्ला क्या है? टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिट, और एरिया कैसा यूनिट है? मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बात, अगर एक सरफेस है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार हो जाए, तो यहां पर फ्लक्स की बारी जब आएगी तो हम लिखेंगे फाई बी इक्वल्स बी डॉट ए। बट इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एग्जाम्पल के लिए देखिए ये है सोलिनॉइड जिसमें बहुत बड़ा सा कॉपर वायर का कई वाइंडिंग्स बना हुआ है, ठीक है। यहां से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार करेगा, तब मान लीजिए ये नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये इस एरिया को पार कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया भी है ए वेक्टर। उस केस में जब हम लोग फ्लक्स डिफाइन करते हैं, कैसा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी डॉट ए, अदरवाइज आप इसको बोलिएगा एन बी ए कॉस 0 डिग्री। इन दिस केस इट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये एन भी उसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। चल, तो अब हम लोग अगर इतना जान गए हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं कि हमने कुछ एक्टिविटीज देखे थे। तो जो एक्टिविटीज हमने देखे थे उसका एनालिसिस क्या है, उसमें जब फ्लक्स का क्या काम है, फ्लक्स क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट में फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। वी आर अबाउट टू लर्न Faraday's laws of electromagnetic induction, which was our today's topic, ठीक है। तो हमें आज इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और आगे जाकर के हम और भी गहन चर्चा इसमें करेंगे। और भी गहन चर्चा क्या हो सकता है, और भी इसमें डेप्थ में जाकर के कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वो सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। हम सबसे पहले वाली एक्टिविटीज को चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी? ये कि हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल था, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब चलिए हम लोग सबसे पहले एक चीज देख लें यहाँ पर कि फ्लक्स कैसे आता है, फ्लक्स कैसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल इंस्टॉल किया। जैसे ही इंस्टॉल किया, यहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल की तरफ जाने लगा इस सरफेस के थ्रू। तो हम लोग कहते हैं यहां पर फ्लक्स है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस करेगा तो हम कहेंगे फ्लक्स है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक बात और जान लें, जो हम लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिज्म चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि कभी भी अगर एक ऐसा वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उस वायर को कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग कुछ इस तरह से बात करेंगे। ये देखिए, जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका कैप बता दिया जाए। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अगर अपने राइट हैंड से हम ऐसे पकड़ें कि थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दीज 4 फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इस वायर के ऊपर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है। आप ये जो मेरा 4 फिंगर है, इसको आप एरो समझ लीजिए। इस बारे में भी हम लोगों को पहले समझना है। चलिए इसको भी समझ लें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम जनरली एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर ये एरो है और आप यहां खड़े हो जाएं, तो ये एरो पक्का आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं? ये एरो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा? अगर ये एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा? एरो का टिप।
टिप होता है डॉट। और अगर आप यहां खड़े हो जाएं तो ये इमेजिनरी एरो आपसे दूर जा रहा है। अगर ये आपसे दूर जा रहा है, ऐसे करके दूर जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? क्रॉस। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये क्रॉस दिखेगा। तो अब एक चीज यहां पर भी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है और इधर टर्मिनेट हो रहा है। तो यहां पर देखिए, ये आदमी जब इस एरो को देखेगा तो यहां से इसको ये एरो आता हुआ दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो डॉट दिखेगा तो ये समझ जाएगा कि ये एरो आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल से आ रहा होगा। ये नॉर्थ पोल है। जब ये एरो इधर जा रहा है और ये व्यक्ति अगर इसको देख रहा होगा तो इसको दिखेगा कि एरो इससे दूर जा रहा है, इसको क्रॉस दिखेगा। क्रॉस दिखेगा मतलब कि एरो हमसे दूर जा रहा है। तो एरो दूर कब जाता है? एरो दूर कब जाता है? जब साउथ पोल हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक सिंगल बार मैग्नेट ले लिया, यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल ले लिया। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट। और फिर साउथ से नॉर्थ जाता है, इनसाइड द मैग्नेट। साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है, इनसाइड द मैग्नेट। अब आप एक चीज देखिएगा गौर से, गौर से, गौर से, गौर से। अगर हम यहां खड़े हो जाएं तो ये एरो आपसे दूर जा रहा है, मतलब कि ये है साउथ पोल। अगर आप यहां खड़े हो जाएं तो ये एरो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब कि आप खड़े हैं नॉर्थ पोल के सामने। तो यहां पर आपको एरो का टिप दिखेगा, दैट इज पॉइंट। यहां पर आपको एरो का क्रॉस दिखेगा, दैट इज क्रॉस, विच रिप्रेजेंट साउथ पोल, डॉट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को पता चल गया कि क्रॉस क्या होता है, साउथ पोल, डॉट क्या होता है, नॉर्थ पोल। अब देखिए, हम लोग आते हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्प रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट in this current carrying conductor. Now consider this as current carrying conductor and hold it from your right hand. ऐसे पकड़िए कि ये जो थंब है इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, then these four finger will indicate the direction of magnetic field. Now look at this four finger. ये जो टिप है, फिंगर्स के जो टिप हैं, इसको आप एरो हेड मान लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वायर के ऊपर से एरो आपकी तरफ आ रहा है, एरो आपकी तरफ आ रहा है। तो आपकी तरफ आ रहा है का मतलब हुआ कि ये एरो का आप डॉट देख रहे हैं, डॉट है कि नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट, फिर साउथ से नॉर्थ जाता है, इनसाइड द मैग्नेट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा लूप बनाता है, तो अगर इस वायर के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ आ रहा है तो नीचे से ये आपसे दूर भी चला जाएगा, आपसे दूर भी चला जाएगा लूप बना करके। तो नीचे से आपको ये क्रॉस दिखेगा। क्यों क्रॉस दिखेगा? क्योंकि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फोर फिंगर ऊपर से ये आपकी तरफ आएगा और नीचे से फिर आपसे दूर चला जाएगा। आपसे दूर चला जाएगा मतलब आपको ये एरो का, जाता हुआ एरो का क्रॉस मतलब टेल दिखेगा। हो गया? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला और यहां टर्मिनेट, यहां से निकला टर्मिनेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला टर्मिनेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला टर्मिनेट, है कि नहीं। चलिए और एक चीज देखते हैं। अब एक चीज देखिएगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, मतलब लाइफ बन जाएगी अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो। आपको एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताता हूं कि करंट हो गोल या करंट हो स्ट्रेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट हैंड थंब रूल जो है वो है बिल्कुल स्ट्रेट। कहने का मतलब राइट हैंड थंब रूल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो थंब होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है जो सीधा है, जो स्ट्रेट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो करंट आप देख सकते हैं स्ट्रेट है, तो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस फोर फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बता रहा है कि वो राइट साइड से, वायर के राइट साइड से अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएगा। ये फोर फिंगर्स क्या बता रहा है, एरो। आपको ये एरो का, मेरा फोर फिंगर जो है उसका टिप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एरो का टेल, तो ये अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ऑब्वियस है कि अगर ये इस तरफ से अंदर आया होगा तो इस तरफ से बाहर भी आएगा, तो ये हो गया डॉट्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ऐसे करके आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इन दिस केस thumb indicates straight current. In this case again we will apply the same rule, right hand thumb rule, but यहां पर करंट गोल घूम रहा है। गोल घूमता हुआ करंट केवल दो ही तरह का डायरेक्शन शो करता है, कौन कौन सा, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें ये घूम रहा है, तो क्या यहां पर ये जो सर्कुलर घूमता हुआ करंट है इसको हम थंब से इंडिकेट करेंगे, नहीं, इसको हम फोर फिंगर से इंडिकेट करेंगे। तो याद रखिएगा जो भी स्ट्रेट है उसको थंब से, एग्जांपल के लिए यहां करंट स्ट्रेट है तो थंब से, जहां करंट स्ट्रेट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल होगा, जहां पे करंट गोल होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगा। तो फिलहाल के लिए यहां करंट स्ट्रेट था, करंट थंब से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां करंट गोल है, हम फोर फिंगर से करंट को रिप्रेजेंट करेंगे और थंब से मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, मतलब डॉट आ रहा है। और देखिए अगर करंट ऐसे है तो आप फिर से राउंड फिंगर से करंट को रिप्रेजेंट करेंगे और थंब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और देखिए इस समय आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, आपकी तरफ नहीं है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस। तो यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, जहां डॉट है वहां नॉर्थ पोल है, जहां क्रॉस है वहां साउथ पोल है। अब अगर हम इतना सीख गए हैं तो अब चलिए हम रेडी हैं बहुत ही शानदार तरीके से समझने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम यहाँ पे जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे, ये देख सकते हैं आप कि मैग्नेटिक फील्ड करंट दौड़ना शुरू करेगा। आप एक चीज गौर कीजिए, करंट गोल घूम रहा है, देखिए गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है ना। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर से हम गोल, करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड जो भी गोल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे देखिए करंट इन द डायरेक्शन, करंट means these four finger in the direction of current, then thumb in the direction of magnetic field line। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बीचों बीच निकलेगा, इसके बीचों बीच निकलेगा, इसके बीचों बीच निकलेगा। आप भी यहां पर भी देखा था आपने, ये गोल करंट, फोर फिंगर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसके बीचों बीच जा रहा है ना, वैसे ही यहां पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बीचों बीच जाएगा। अब आप एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा बात, काम खत्म करते हैं इसको समझ करके। एकदम सिंपल सा बात वो क्या है कि ये है प्राइमरी कॉइल। थोड़ी देर पहले जब इसमें इसका ये स्विच ओपन था तो यहां पे क्या फ्लक्स था, नहीं था, जीरो था। जैसे इस स्विच को ऑन किए, करंट दौड़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइज किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारे सर्कुलर एरिया को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्लक्स बना रहा है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सरफेस एरिया है, इसके बीचों बीच यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, राइज कर रहा है, मींस यहाँ पे फ्लक्स है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लीजिए x, यहाँ पे 0 से x फ्लक्स चेंज हुआ। जैसे इसको ऑन किए ये बल्ब जला, बस जला और बुझ गया। क्यों ऐसा, तो अभी बताइए यहां पर फ्लक्स कितना है, यहां पर अभी इस इनिशियली जब यहां पर कोई फ्लक्स नहीं था तो यहां पर कोई फ्लक्स था, नहीं था। अब क्या होगा, जैसे इसको ऑन किए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइज किया, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया, सो देयर इज अ फ्लक्स x
अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक आदत होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो ये जहां से भी बाहर आया है, ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जहां से बाहर आता है वो नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप बनाता है। जरूरी नहीं है कि वो यहीं से बनाए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप बनाता है कि नहीं? तो एक बात बताइए, अब जब इस स्विच को ऑन कर दिया गया है तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पार होता है, यहां से पार होता है, मतलब कि थोड़ी देर पहले जिसका फ्लक्स 0 था, अब उसका फ्लक्स कुछ y है, यहाँ पे फ्लक्स x था, यहाँ पे फ्लक्स y है, क्योंकि कुछ फ्लक्स लॉस भी हुआ है। क्या सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट हो पाया? नहीं, कुछ फ्लक्स इधर से भी भाग गया, इसको हम लोग फ्लक्स लॉस कहते हैं। तो whatever the amount of magnetic field line crossing the secondary coil is known as flux on secondary coil, and flux on secondary coil let us consider y। ये क्या होगा? y। तो एक बात बताइए, ये बल्ब कब जला? जब फ्लक्स चेंज हुआ, जब फ्लक्स चेंज हुआ। एक और बात, जैसे ही इसको हम ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देंगे, ये फिर से वर्क ग्लो करेगा, फिर बुझ जाएगा। ओपन करने से क्या होगा कि अभी जब ये क्लोज है तो इसका फ्लक्स हो गया है y, अब y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करते हैं, फ्लक्स फिर से हो जाएगा 0। तो अगर फ्लक्स 0 हो गया तो फिर y से 0 हुआ फ्लक्स का मतलब ये कि फ्लक्स चेंज किया। तो जब जब फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल चेंज होगा तब तब ये करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ गए। तो देखिए, नेचर लव सिमेट्री, आप इसके बारे में भी समझिएगा। यहां पर जब हम करंट दिए थे तो फ्लक्स चेंज हुआ था, जब करंट यहां पर 0 था तो फ्लक्स भी 0 था। करंट मतलब बैटरी स्विच को ऑन किया गया, करंट दौड़ा तो यहां पर फ्लक्स हो गया x। करंट देने से फ्लक्स चेंज हुआ, नेचर लव सिमेट्री। तो फ्लक्स के चेंज होने से भी करंट होना चाहिए, वही करंट इसको जलाता है, वही करंट इस बल्ब को ग्लो कराता है, लेकिन चेंज होना चाहिए। फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। हमने करंट दे दिया तो फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी साइड में, तो यहां पर फ्लक्स चेंज हुआ इसलिए करंट प्रोड्यूस हुआ। सो चेंज इन फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट एंड merely the quantity of flux is not important। चलिए इसी को अब हम और दूसरे एक्टिविटी से भी समझें ताकि हम लोग इसको और मजेदार तरीके से एनालाइज कर सकें। ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, चलिए देखें, देखा जाए। तो ये है एक कॉइल, ये है बल्ब, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको बहुत तेजी से इधर लाते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे ही नॉर्थ पोल का फेस करके इस बार मैग्नेट को हम यहां लाते हैं v वेलोसिटी से, तो इस कॉइल में इसके मोशन को अपोज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से प्रोड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में? इसके मोशन को अपोज करने के डायरेक्शन में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है तो ये कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ, और ये कौन सा पोल हुआ? साउथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जब हम इसको पास लाए, तो जब पास नहीं ला रहे थे तब यहां पे फ्लक्स कितना था? 0। जैसे ही ये वाला जो मैग्नेट है इसको हम पास लाए विथ वेलोसिटी v, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड राइज किया जस्ट टू अपोज द मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। यहां पे ये ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइज करता है टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट को अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइज किया है, ये इस कॉइल से बीचों बीच पार हो रहा है, ये इस कॉइल के बीचों बीच पार हो रहा है, मतलब फ्लक्स है। मान लीजिए फ्लक्स x है। तो अब एक बात बताइए, जैसे ही हम यहां पर मोशन किए फ्लक्स चेंज हुआ, जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन इसको पास ला करके रख देंगे तो क्या अब फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ये फिर बुझ जाएगा। फिर जैसे इसको दूर ले जाएंगे तो फिर से ये बल्ब
ग्लो करता है। ग्लो करता है क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात पता चला, क्या हम लोगों को पता ये चलता है कि जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और करंट बिना ईएमएफ के प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए जो ईएमएफ होता है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं फैराडेज लॉ को इंटरप्रीट करने के लिए। तो हम लोग अभी जहां तक देखे हैं वो क्या है, वो है एक एक्टिविटी। उसमें हम समझे कि फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बल्ब कैसे जलता है, कैसे बुझ जाता है। और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स राइज कैसे करता है उसके बारे में देखें। अब हम फैराडेज लॉज के बारे में देखेंगे, जो हम लोग शॉर्टली नए वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, लेंजेस लॉ को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।